अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू बियॉन्ड बॉर्डर्स में मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं रमूज़ औक़ाफ़ और पिछली दो असबाक में हमने इसके तारुफ़, तमहीद और इसकी अहमियत पर रोशनी डाली और हमने बताया कि किस तरीके से तहरीरी ज़बान और तकरीरी ज़बान में इसकी ख़ास अहमियत है। आज हम इन तमाम औक़ाफ़ और तमाम अलामात के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। बैक वक्त तो नहीं, लेकिन एक एक करके इन अलामात का तफसील से जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से नसर में और शायरी में इसके इस्तेमाल से माने में भी तब्दीली पैदा हो जाती है, या किसी भी जुमले को के आखिर में कौन सी अलामात किस तरीके से इस्तेमाल होते और इन अलामात के शक्लें कैसी है और इन अलामात को क्या कहते हैं। हम शुरुआत करते हैं पहली अलामत से, जिसको हम वक्फ़ कामिल कहते हैं। वक्फ़ कामिल, वक्फ़ कामिल को हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और उर्दू में इसकी शक्ल हल्की डैश जैसी है, इस तरीके से। तो वक्फ़ कामिल का इस्तेमाल कब होता है? किसी भी जुमले के आखिर में, जब एक जुमला मुकम्मल हो तो उसके आखिर में हम वक्फ़ कामिल का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी पैराग्राफ जब ख़त्म हो जाए तो उसके आखिर में हम वक्फ़ कामिल का इस्तेमाल करते हैं। हम हल्के हल्के जुमले भी ले सकते हैं, जिसकी मिसाल के तौर पर, मिसाल के लिए इसके लिए हम एक हल्का सा जुमला लेंगे इस तरीके से: इकबाल अपने वक्त के मशहूर शायर थे। तो लास्ट में ये वक्फा है, क्योंकि ये जुमला अपने आप में मुकम्मल है। इसी तरीके से कोई लंबा पैराग्राफ और आखिर में भी उसके वक्फ़े कामिल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मुखफ़िफ़ात में भी वक्फ़े कामिल का इस्तेमाल होता है। मुखफ़िफ़ात, मुखफ़िफ़ात कहते हैं, हाँ, मुखफ़िफ़ात जो होते हैं ये हम कहते हैं एब्रिविएशंस वाले वर्ड्स, जिसको हम मुख्तसर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरीके से, तो बीच में हमने इस तरीके से ये वक्फ़े डाले, जिसको हम वक्फ़े कामिल ही कहेंगे। तो इस तरीके से भी जो है वक्फ़े कामिल का इस्तेमाल कहता है। मैं आपको बताऊं, वक्फ़े कामिल को हम वक्फ़े ताम भी कहते हैं। वक्फ़े ताम, इसको हम वक्फ़े ताम भी कहते हैं। गो वक्फ़ कामिल वक्फ़ ताम भी कहलाता है। और इस वक्फ़े को हम आम तौर पर किसी भी जुमले के आखिर में, जो जुमला अपने आप में मुकम्मल हो उसके आखिर में इस्तेमाल इसका करते हैं। इसके अलावा कोई भी पैराग्राफ जब ख़त्म हो तो इसका इस्तेमाल होता है, या मुखफ़िफ़ात की सूरत में कोई भी एब्रिविएशन वाले जो होते हैं उसके बीच में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया इसकी शक्ल जो है ये डैश जैसी होती है, और वक्फ़ कामिल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको बहुत देर तक थोड़ा आपको ठहरना है और उसके बाद आगे जाना है, कि आपका सेंटेंस मुकम्मल हुआ, उसके बाद ठहराव है और उसके बाद जो है आगे जाना, इसीलिए इसको वक्फ़े कामिल कहते हैं। वक्फ़े कामिल के बाद एक और जो है अलामत हमारे सामने आती है, वो है वक्फ़े खफ़ीफ़। यहाँ पे खफ़ीफ़ का लफ्ज़ है। खफ़ीफ़ मतलब हल्का ठहरना है, वक्फ़ा लेकिन ठहरना है, लेकिन हल्का ठहरना है, वक्फ़े कामिल से कम ठहरना है, ठीक है ना? और उसके बाद आगे जाना। इसका इस्तेमाल आम तौर पर जुमलों के बीच में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, वक्फ़े खफ़ीफ़ का। आम तौर पर इसका इस्तेमाल, इसकी शक्ल उल्टी वाव जैसी होती है, इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं, कॉमा। और इसकी शक्ल इस तरीके से उल्टी वाव जैसी होती है, इस तरीके से। गो वक्फ़ खफ़ीफ़ जो है ये एक ही जुमले के अल्फाज और छोटे छोटे मुरकबात के दरमियान ये अलामत जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा ठहरना है और ठहरने के बाद हमें फिर आगे जाना है। इसके लिए एक मुख्तसर इस तरीके से हम मिसाल ले सकते हैं: सुर्ख, इस तरीके से यहाँ पे वक्फ़ खफ़ीफ़ का इस्तेमाल। सब्ज़ और नीला रंग बाजार से ले आए।
गो इन छोटे छोटे लफ्ज़ों के दरमियान या जुमलों के दरमियान इसका इस्तेमाल होता है, जिससे मिलकर एक बड़ा जुमला बनता है या एक मुकम्मल जुमला जो है बन जाता है। गो एक बात मुकम्मल हो जाती है, फिर दूसरी बात शुरू होती है। जुमलों के बीच में भी इस्तेमाल होता है, जब छोटे छोटे जुमले आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच में भी इसका इस्तेमाल होता है। या अल्फाज को आपस में फ़र्क के ताल्लुक से, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया मुख्तलिफ अस्मा में फ़र्क के ताल्लुक से इसका इस्तेमाल मैंने किया। वो छोटे छोटे जुमले भी हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, उस्ताद उस्ताद मोहतरम आए, अब ये छोटा वक्फा इस तरीके से, दरसगाह में दाखिल हुए, उसके बाद यही वक्फा इस तरीके से, ठीक है ना, कुर्सी पर बैठे, ठीक है ना, उसके बाद फिर से या इसके बाद तो वक्फा नहीं लगेगा, इस तरीके से, और सबक शुरू किया। तो यहाँ पर भी मैंने इन छोटे छोटे जुमलों के बीच में इस वक्फ़ ख़फ़ीफ़ का इस्तेमाल किया। लेकिन वक्फ़ ख़फ़ीफ़ का इस्तेमाल सिर्फ इस तरीके से नहीं होता, कभी कभी यही वक्फ़ ख़फ़ीफ़ जो है जुमले के माने पर भी असर डालता है। इसकी तब्दीली जो है जुमले के माने में भी तब्दीली पैदा करती है, चाहे वो शायरी हो या चाहे वो कोई जुमला हो। देखिए मैं मिसाल दूंगी इस तरीके से, अगर मैं लिखूँ इस तरीके से, अब देखिए, ठहरो, वक्फ़ ख़फ़ीफ़ है, ठहरना है, मत जाओ, ठहरो, मत जाओ। गो मैंने इसके इस ठहरो के बाद मैंने वक्फ़ ख़फ़ीफ़ का इस्तेमाल किया, यानी कि ठहरना है, जाना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, अब देखिए माने में कितनी तब्दीली पैदा हो गई। ठहरो मत जाओ, यानी कि तुम मत ठहरो, जाओ यहाँ से, लेकिन यहाँ पर है ठहरो मत जाओ। गो इस वक्फ़ ख़फ़ीफ़ की तब्दीली, जुमले में इसकी तब्दीली की वजह से देखिए माने पर भी कितना असर पड़ा। तो ये वक्फ़ ख़फ़ीफ़ के इस्तेमाल जो से है, किस तरीके से माने में भी तब्दीली पैदा होती है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इस शायरों ने भी इसके इस्तेमाल से जो है मिसरे के अंदर जो छोटे छोटे वक्फ़े पैदा किए, किस तरीके से इसमें जो शायरी में या तो मौसीक़ियत पैदा हो गई है या शायरी शायरी के माने में इजाफ़ा हो गया है। तो इसके लिहाज से भी हम इस पर इंशाअल्लाह कल रोशनी डालेंगे। आज तो हमने इस पे नसर पोर्शन पे रोशनी डाली, इसके इस्तेमाल की, लेकिन इसी वक्फ़ ख़फ़ीफ़ का इस्तेमाल शायर जो है शायरी में किस तरीके से करता है, किस तरीके से माने पर असर पड़ता है, उसके लिए हम अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।